नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के बिताने एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी दोस्त ज्योत्सना। हर बार हम आपके लिए एक नया शुमारा लेकर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो जानकारियाँ उस शुमारे में आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं वो ज़रूर आपके काम आती होंगी और आप हमारे नुस्खे भी ज़रूर आजमाते होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये ख़ास तौर से होता है ख़्वातीन के लिए, और हर बार हम कोशिश करते हैं कि आपकी मुलाकात एक ऐसी ख़्वातीन से कराएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया हो। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई थी खुशबू जी से, जिन्होंने साइबर क्राइम के मुतालिक हमें काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी थी। तो आइए उन्हीं जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उस दिन कुछ जानकारियां अधूरी रह गई थी। तो उसी सिलसिले में आइए रुख करते हैं मेरी साथी ऐनब का, जो इस वक्त खुशबू जी के साथ हैं, और उन अधूरी जानकारियों को पूरा करते हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं हमारे स्टूडियो में। ये पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और आर्क लीगल, जो कि एक लीगल फर्म है, उसकी फाउंडिंग पार्टनर हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए मिलते हैं खुशबू साहिबा से। खुशबू साहिबा, आपका खैर मकदम है। बहुत ही अहम चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके हम कह रहे हैं कि फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और एक डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि जिस तरह की वीडियोस जो बनाई जा रही हैं कि किसी की शक्ल है और उसमें जो एक्शन हो रहा है वो कुछ और है, जो बहुत सारे लोग यकीन भी कर लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर है और हर ही तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। तो हमें उस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? क्या इन चीज़ों पर यकीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इन सब चीज़ों को वेरीफाई कैसे करें? सबसे पहले तो ये जानें, क्योंकि अगर हम इंटरनेट की दुनिया पे हैं तो किसी की पिक्चर्स लेकर, किसी की वीडियोस लेकर, किसी की आवाज़ लेकर डॉक्टर्ड वीडियो या फेक आवाज़ या फिर पिक्चर्स बनाना एक अपराध है। तो आप बिल्कुल ना करें। आप यंग एज में हैं, आप किसी भी एज में, अगर आप फ़न के लिए भी कर रहे हैं, ये गलत है। आप बिना उनकी परमिशन के आप उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करके उनको इस तरीके से नहीं बेच सकते। और अगर कोई भी चीज़ आपत्तिजनक है तो एज इट इज़ हमारे आईटी एक्ट और हमारे बीएनएस और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट, ये सारे एक्ट्स, और पॉक्सो की भी अगर बात करें, अगर चिल्ड्रन है तो ये सारी चीज़ें जो है ये पनिशेबल ऑफेंस है, तो इससे एकदम दूर रहे। अब बात आती है कि ये जो है इस पर क्या करें सोशल मीडिया से। तो हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यहाँ पर, डीप फेक भी है यहाँ पर, और ये जो है बहुत अच्छे से हो रहा है। ये पहले भी होता था, पहले भी लोग बहुत पिक्चर्स को काटने की कोशिश करते थे और वहाँ पे दूसरा फेस लगाने की कोशिश करते थे। बट अब जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ये जो वीडियोस है कि इतनी अच्छे से बन जाती है कि एक आम आदमी को अपनी आंखों से देखकर उसको समझना कि ये गलत है या सही है, ये डॉक्टर्ड वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिएट करी कोई पिक्चर या वीडियो है, या फिर किसी की रियल है, ये जानना बहुत मुश्किल है। इसके लिए फॉरेंसिक्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने इतना प्रिसीशन ला दिया है कि बहुत मुश्किल हो गया, नामुमकिन नहीं है। कंप्लेन के बाद में ये पता चल जाता है, बिकॉज फॉरेंसिक्स में जब जाता है तो पता चल जाता है, बट उसके पहले बहुत सारा हल्ला मच जाता है इस चीज़ से लेकर। तो दूसरी चीज़ एक और जानने की इसमें ज़रूरत है, जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ देखें, किसी की पिक्चर देखें, किसी की वीडियो देखें, किसी का ऑडियो सुने, आप उसको पहले पे विश्वास ना करें, उसके ऊपर पहले सोचने की कोशिश करें। अगर वो वीडियो से ऐसा कुछ इम्पैक्ट हो रहा है जिससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो, जैसे कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ है जिससे आपकी आप कोई इमीडिएट एक्शन लेंगे, जैसे कि किसी का वीडियो आया जहाँ पे आपसे कोई डिस्ट्रेस में पैसा मांग रहा है, या किसी का एक कॉल आया जिसमें वो आपसे बोल रहा है मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर ले, या फिर कोई और एक और वीडियो आई जहाँ पे ये बोला गया कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया, और वो वीडियो भी आई है कि वो आपत्तिजनक किसी ड्रग्स या किसी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के साथ पाए गए हैं और उनको पकड़ा गया है, तो आपको अभी यही करना पड़ेगा। बहुत सारे तरीके आ गए हैं। तो आपको जब ये इमरजेंसी और अर्जेंसी में इस तरीके के कॉल और वीडियोस आए जहाँ पे आपको कोई एक्शन लेना पड़े, आप प्लीज़ इन पे ट्रस्ट ना करें, आप पहले वेरीफाई करें। दूसरा, अगर कोई डॉक्टर या पिक्चर्ड वीडियो है जो चाइल्ड या विमेन के या किसी और के भी इंडिसेंट तरीके से बनाई गई है और सर्कुलेट की गई है, तो एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली और एज एन इंडिविजुअल
आप और मैं इस पे रिएक्ट करने की बजाय और शेम करने की बजाय और चीज़ को बड़ा बनाने की बजाय उस पर बिल्कुल विश्वास ना करें और ये देखें कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस किसी और ने किया है तो उनके ऊपर शेमिंग की ज़रूरत है, उनको पनिश करने की ज़रूरत है, ना कि जिसका वीडियो बना है उसको आप शेम करें और इनडायरेक्टली उसको पनिशमेंट मिले सोसाइटी में। हाँ। तो ये हम सबको अपने अंदर लाने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज अब आप आज किसी भी पिक्चर, किसी भी ऑडियो, किसी भी वीडियो पे जो इंटरनेट पे आ रही है उस पर विश्वास नहीं कर सकते कि वो ओरिजिनल है, रियल है या फिर वो एआई के द्वारा क्रिएट की गई है। तीसरा, आप किसी की आवाज़ पे भी विश्वास नहीं कर सकते। आपको एक 7 सेकंड की आवाज़ चाहिए किसी की कि वो हूबहू आवाज़ बन जाए। 7 सेकंड की आवाज़ चाहिए जिससे 80% वो आवाज़ सेम लगती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ख़तरनाक है। तो अब आप एज अ फैमिली आप ये भी करें कि आप अपने फैमिली का एक कोई कोड वर्ड बनाएं, चीट कोड वर्ड, कि इमरजेंसी में ये कोड वर्ड है जो बोला जाएगा। बिकॉज अगर वो कोड वर्ड नहीं है तो कोई भी एक्शन ना ले, बिकॉज आपकी डिस्ट्रेस, रैंसम कॉल, एक्सटॉर्शन कॉल या इमरजेंसी कॉल, बहुत सारी कॉल्स हो सकती है या वीडियोस हो सकती है। तो एक कोई छोटा सा कोड वर्ड जो अपनी फैमिली का स्पेसिफिक है वो आप बना के रख लें कि इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो वो बोले और वहीं विश्वास करें। इसके बाद में अगर आप देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बात की थी एआई को लेकर यूएन और इंटरनेशनल पोडियम्स में, जहां उन्होंने बोला था कि ये जितनी ऐप्स है इनको एक इनसे लड़ने के लिए सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा। बिकॉज एट लास्ट तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये अवेलेबल है और जो क्रिमिनल्स है वो इस्तेमाल इनका करेंगे। तो कैसे इन पे किया जाए? तो या तो इनके साथ में टैगिंग हो जाए कि ये पता चले कि ये जो पिक्चर है या वीडियो है ये एआई से जनरेट हुई है, तो वहाँ पे उसकी मार्किंग आ जाए। फिर इसके बाद में और बात की जा रही है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये भी इनको डिटेक्ट करे विद टेक्नोलॉजी कि ये एआई जनरेटेड है। जब भी ये पब्लिश हो तो वहाँ पे आ जाए एआई जनरेटेड कंटेंट, ताकि विश्वास करने में एक वो हो, ना कि इसका इस्तेमाल करना बंद भी करना ज़रूरी नहीं है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ये एडवांस तरीके से अब यूज़ हो रहा है बिजनेसेस में। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि किस तरीके से एआई का इस्तेमाल करें ताकि कॉस्टिंग कम हो और यूटिलाइजेशन हो। तो गलत तो नहीं हो रहा है, बट जो गलत कर रहे हैं उसके लिए ये जो सारी चीज़ें हैं इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें वेरीफाई करने के लिए कि आप उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके उन पर विश्वास ना करके उनको चेक करें। प्लस एक और चीज़ आप कर सकते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये मास में होती है बहुत सारी चीज़ें। तो अब इस तरीके की चीज़ें अगर आप जाके सर्च इंजन्स पर ढूंढ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि और भी लोग हैं जिनके साथ में ये चीज़ हो रही है। तो आप एटलीस्ट वो नहीं होंगे। जैसे कि डीप फेक की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिजिटल अरेस्ट इसके साथ बहुत एसोसिएटेड है। और डिजिटल अरेस्ट के लिए इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है, इतनी अवेयरनेस कैंपेन्स निकल गए हैं, मिनिस्ट्रीज़ ने निकाल दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में हम फ़ोन पे रोज़ सुनते हैं कि आप विश्वास ना करें, पर हर रोज़ हज़ारों की तादाद में रोज़ डिजिटल अरेस्ट हो रहा है और लोग अपनी पूरी पूंजी जमा कर रहे हैं वहाँ पर। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ओपन योर आइज़, समझे, जाने और फिर विश्वास करें। राइट। जैसे डिजिटल अरेस्ट जैसे आपने बताया अभी, तो सिर्फ आम लोग ही नहीं, वो लोग जो इन्फ्लुएंसर्स भी हैं और उनका ज़्यादातर वक्त जो है वो इंटरनेट पर गुजरता है, फ़ोन पर गुजरता है और तमाम तरह की रिसर्च भी करते रहते हैं। तो ऐसे लोग भी इस जाल में फंसे हैं जो आपने अभी जिक्र किया है। तो इसी से रिलेटेड मैं आगे बस पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हमने तकरीबन सभी चीज़ों को कवर कर लिया है, हमने एआई की बात कर ली है और हमें इस चीज़ का भी पता चला है कि जब टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहने की ज़रूरत है और क्या करना है क्या नहीं करना है आपने बहुत ही डिटेल में बताया। अब मैं थोड़ा लीगैलिटी में जानना चाहूँगी, क्योंकि ये आपका पेशा भी है और आपसे बेहतर इस चीज़ के बारे में कौन बता पाएगा कि अगर हम फिशिंग में या किसी तरह के साइबर क्राइम में या साइबर हरासमेंट में फंस जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, तो क्या लॉज अवेलेबल हैं, किन लोगों को हम रीच आउट कर सकते हैं और क्या हमारा एक्शन रहना चाहिए जब हम इसका शिकार बने? ठीक है, तो पहले तो शिकार के पहले की बात करते हैं, प्रिवेंशन की। बिल्कुल। तो सरकार ने कुछ प्लेटफॉर्म्स या कुछ पोर्टल्स निकाले हैं जो हमारे इस्तेमाल के लिए हैं। जैसे कि एसएमएस आता है हमें
बहुत बार एसएमएस आता है। एक एसएमएस आया कि आपके इतने पैसे ये हो गए, या फिर आपको आरबीआई इससे फ़ोन आया, मैसेज आया कि आपको इतना रिटर्न मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि अरे ये तो ज़्यादा रिटर्न है तो यहीं से करें। या और भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जहाँ पे अच्छे से डिस्काउंट्स होते हैं या कुछ होते हैं, और हम वो जो छोटी सी लिंक होती है उस पर क्लिक करते हैं और फिर फिशिंग का वो हो जाता है, हम उसके अटैक में आ जाते हैं। तो ये जो है, आप एसएमएस हेडर करके जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उनका एक पोर्टल है चक्षु और एसएमएस हेडर। तो एसएमएस हेडर वो है जहाँ पे आप जाएंगे डीओटी के प्लेटफॉर्म पे, तो आप देखेंगे तो जो एसएमएस आता है, तो वो जो हेडर है आप उसको वहाँ डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वो लिख रहा है अपने आप को ये, तो क्या वो जेन्युइनली एसबीआई है या आरबीआई है या फिर जहाँ से वो मैसेज आया है। तो अगर जहाँ पे ट्रांजैक्शंस की बात आती है तो वहाँ पे एटलीस्ट आप चेक कर लें जहाँ पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बिकॉज एक बार पैसे चले गए तो आप रिकवर तो कर लेंगे बट उसमें जितना पेन होगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये तो पहला हुआ। दूसरा हुआ, आप ये भी चेक कर लें इन चक्षु और इन प्लेटफॉर्म्स पे कि आपके नाम के कितने मोबाइल नंबर्स इशूड है अपनी डिटेल्स डाल के, बिकॉज बहुत बार ये जो क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते हैं इनका रीज़न ये होता है कि वो जो मोबाइल नंबर्स है वो आपके या मेरे नाम पे इशूड है, हमारा डेटा इस्तेमाल किया गया है, हमारे डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप जाके एक बार चेक कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपके नाम पे कितनी सिम कार्ड्स इशूड है। अगर वो आपकी नहीं है तो आप उनको बंद करने के लिए कंप्लेंट करें। ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि आप जब भी किसी तरीके की ये चीज़ें होती है आपके साथ में, तो आप उस कंटेंट को लेकर वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे डाल सकते हैं कि मेरे को ये लिंक आया था और ये चीज़ हुई थी, ताकि ये जो रिपॉजिटरी में वो चेक करके नंबर्स भी डाल सकते हैं कि इस नंबर से ये कॉल्स आई थी। तो वो नंबर्स को भी ब्लॉक करने के लिए सरकार ने प्रावधान रखे हुए हैं कि वो उनको ब्लॉक करें, प्लस वो एरियाज फिर डिटेक्ट करते हैं कि ये हॉटस्पॉट से जहाँ से आ रहा है। अब आए दूसरे स्टेज पे कि अगर हो गया है कुछ इतनी सतर्कता के बाद में भी, बिकॉज ये जो क्रिमिनल्स है आपसे 2 स्टेप अहेड है। एग्जाम्पल दूँ एक छोटा सा, हम सबको पता चल गया था कि अगर एक मैसेज आता है आपको इंटरनेट पे, आपके फ़ोन पे कि आपके पैसे चले गए हैं, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इमीडिएटली अपना बैंक अकाउंट को ब्लॉक करें और कंप्लेन करें। तो क्रिमिनल्स को लगा कि अवेयरनेस तो बहुत अच्छे से फैल गई है, तो अब वो यही एसएमएस करते हैं कि आपके अकाउंट से इतने पैसे चले गए हैं, अगर ये आपने नहीं किया है तो यहाँ पे ब्लॉक करें। जब आप क्लिक करते हैं उसके बाद में वो चीज़ होती है। तो वो क्रिमिनल्स, आई एम सेइंग, वो आपसे 2 स्टेप आगे रहते हैं। तो अगर आप किसी भी साइबर क्राइम के इसमें आप चंगुल में आ चुके हैं तो क्या करें। तो इसमें भी हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे पैसे की बात आई, अगर आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं किसी भी तरीके से, या तो आपकी गलती थी, या तो आप हैक हो गया आपका सिस्टम, या फिर आपको नहीं पता चला बट आपके अकाउंट से पैसे चले गए और आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपने खुद ही ट्रांसफ़र कर दिए हैं पर आपने किसी जेन्युइन चीज़ के लिए किया और वो नहीं हुई है। जैसे मैंने फ्रिज ऑर्डर किया वो ऐप पे और वो नहीं आया, या मैंने क्रिप्टो समझ के कुछ किया, या मैंने ट्रेडिंग की और नहीं हुई वो चीज़। तो इन सब चीज़ों में इमीडिएटली सबसे पहले तो 1930 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये नंबर डाला है 1930, इस पे आप कॉल करें और रेडी रखें अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स, क्या हुआ है, किस दिन और कौन से अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। या तो वो कोई पेमेंट गेटवे होगा या तो फिर कोई बैंक अकाउंट होगा। तो आप वो इमीडिएटली उसको कंप्लेन करें। इसमें टाइम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़े पेशेंटली आप सारी चीज़ें रेडी रख कर आप कंप्लेन करें। ये जो है यहाँ पे बहुत लेयर तक ये लोग पैसों को कंटिन्यूसली मॉनिटर करके आपका पैसा ब्लॉक करते हैं। आपको धीरे धीरे मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि आपके ये जो पैसे हैं इतने इतने ब्लॉक हो गए हैं। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो 1930 जहाँ पे भी पैसे की बात आती है। दूसरा हो गया cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे जाके आप जितने भी कंप्लेंट्स हैं आपके साइबर रिलेटेड आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लॉयर्स की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप इतनी चीज़ ध्यान में रखें, क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है आपके साथ में, और वो पूरी स्टोरी। अब ये जो पूरी स्टोरी आप बताएंगे उसके रिलेटेड आपके पास में क्या क्या एविडेंस है बताने के लिए। एविडेंस मतलब जैसे कि अगर आपको किसी ने कॉन्टैक्ट किया फेसबुक पे तो उसका स्क्रीनशॉट, उसका आईडी, फिर अगर आपने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करें किसी के तो आपका बैंक का स्टेटमेंट। तो वो जो पूरी स्टोरी है उसमें जहाँ जहाँ आप डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, URL, स्क्रीनशॉट या फिर PDF कोई, या फिर पूरा चैट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो आप लगाते जाएं। 1, 2 या 3 पैराग्राफ में आपका कंप्लेंट ख़त्म हो जाना चाहिए।
और ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये आप कंप्लेन करते हैं। अब cybercrime.gov.in की एक और अच्छी ये चीज़ है जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट विमेन या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आप नहीं चाहते हैं कि आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो, तो वहाँ पे आप एनोनिमाइज्ड कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और आप नहीं करना, आप हिम्मत में नहीं है करने की, आपकी सिचुएशन वैसी है और आपके दोस्त समझ रहे हैं, तो वो भी एनोनिमाइज्ड आपके लिए कंप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर। बट मैं ये फिर से बोलूँगी कि प्लीज़ डरे नहीं, बिकॉज हम और आप बहुत डरे हुए हैं कि हमारे साथ ये हो गया है तो हमारे बारे में सोसाइटी क्या सोचेगी, या फिर पेरेंट्स अगर को पता चला तो हमारा फ़ोन ले लिया जाएगा, या इंटरनेट के लिए बैन लग जाएगा, या फिर विमेन सोचकर कि सोसाइटी में हमारे बारे में कुछ ख़राब होगा या फैमिली में क्या सोचेंगे। ये जो डर और ये जो भय है, इसी का ही फ़ायदा क्रिमिनल्स उठाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि कंप्लेंट्स नहीं होगी तो वो 1, 2, 3, 4 और फिर 4 लाख क्राइम्स तक पहुंच जाते हैं आपके अगेंस्ट में। तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, जहां पे आपको, मुझे, सबको समझने की ज़रूरत है कि क्रिमिनल वो है, हम नहीं। तो कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ कंप्लेन करें। जहाँ पैसे नहीं गए हैं वहाँ पे भी कंप्लेन करें, बहुत ज़रूरी है कंप्लेन करना, बिकॉज ये हेल्प करेगा आगे जाकर किस तरीके से फाइट करना है क्रिमिनल्स को लेकर। एक क्रिमिनल सिर्फ आपके साथ नहीं है, 50 लोगों के साथ है। तो ये जो कंप्लेंट्स होती है ये हेल्प करती है इनको पकड़ने में भी। ये हो गया आपका 1930 cybercrime.gov.in। फिर आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पे कंप्लेन करें। एनी ऑफ द आपके साइबर स्टेशंस होते हैं वहाँ पर आप उन पे कंप्लेन करें, आप उन पे बताएं कि ये चीज़ें हैं और इस तरीके से हुआ है। इसके साथ साथ में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपको बताया था, इनके खुद के भी कंप्लेन सेंटर्स होते हैं, आप यहाँ पे भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब प्रिवेसी को लेकर अगर कुछ होता है तो हमारे पास में एक नया एक्ट आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। इसके रूल्स अभी आना बाकी है, ड्राफ्ट रूल्स आए हैं। यहाँ पे भी प्रावधान है कि अगर कोई प्रिवेसी रिलेटेड है, जैसे कि कोई ऐप है जिसने आपने अगर बोला कि मैं आपको लोकेशन एक्सेस नहीं देना चाहती हूँ, पर उसने फिर भी आपको वो ऑप्शन नहीं दिया, या फिर आपने उनसे बोला कि मैं अपना डेटा जो है वो इरेज करना चाहती हूँ, पर वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट पे अबाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है आप इस पे कंप्लेन कर सकते हैं। 50 करोड़ की पेनल्टी लगती है अगर लॉ की बात करें, तो अप टू 50 करोड़ की पेनल्टी इन प्लेटफॉर्म्स और इन ऐप्स और इन वेबसाइट्स पे लगेगी अगर वो आपका डेटा को मिसयूज़ करेंगे या आपकी रिक्वेस्ट को कंप्लाई नहीं करेंगे। फिर आगे आते हैं जहाँ विमेन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन ने अपनी हेल्पलाइन नंबर डाली हुई है जहाँ पे वो आपको हेल्प करती है। वो इवन आपको हेल्प करेंगी और बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर उस तरीके से आपको हेल्प करती है जहाँ मानसिक रूप से भी आपको हेल्प हो जाए और वो आपके साथ में हेल्प करेगी। तो अगर आपको उस तरीके से लग रहा है तो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन की जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक वो ज़माना चला गया जहाँ आपको डरने की ज़रूरत है। बिल्कुल ना डरे, और बिल्कुल अगर किसी तरीके की कोई चीज़ हुई है तो आप उसको लेकर कंप्लेन करें, जागरूक रहे, और अगर फिर भी कोई गलती हो गई है तो शर्म आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको लड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू साहिबा, आपने इतनी तफसील से हर चीज़ के बारे में बताया है, आपने जितना डिटेल में समझाया है, मेरे ख़्याल से नाज़रीन आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ रही होगी और आप लोगों ने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। जैसे कि खुशबू साहिबा ने बताया, ट्रस्ट बट वेरीफाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं मोटिवेशनल स्टोरी पर। कैप्टन यशिका हथवाल तयागी। जी हाँ, ये नाम है उस इंडियन आर्मी ऑफिसर का जिसने अपने मुल्क के लिए अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी बखूबी निभाते हुए अपना नाम सुनहरे हरफों में दर्ज करवाया। आर्मी माहौल में पली बड़ी यशिका ने बचपन में ही अपने वालिद को मुल्क के लिए शहीद होते देखा और उन्होंने तभी ठान लिया कि बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनेंगी। कड़ी मेहनत करके उनका ये सपना पूरा हुआ। फिर आर्मी ऑफिसर संजीव तयागी से उनकी शादी हुई। 1999 में जब कारगिल जंग हुई तो वो उस जंग में शामिल थी और बहादुरी से अपनी ड्यूटी निभा रही थी, जबकि वो 5 महीने की हामिला थी और साथ ही एक बेटा भी साथ था जिसको वो ड्यूटी के वक्त अपने साथ लाई थी।
इस तरह वो पहली खातून ऑफिसर बन गई जिन्होंने लेह जैसे हाई एल्टीट्यूड पर अपनी इस हालत में होते हुए भी मुल्क के लिए अपना फर्ज निभाया। खवातीन के लिए वो मशाले राह है। अब वो रिटायर हो चुकी है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लीडरशिप कोच है और खवातीन को आर्मी ज्वाइन करने की हौसला अफजाई करती रहती हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। स्किन का ड्राई होना आम बात है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों से आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और हेल्दी रख सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ आसान और फायदेमंद तरीके। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सबसे आसान तरीका है कच्चे दूध का इस्तेमाल। एक कॉटन बॉल लें और उसे कच्चे दूध में भिगोकर अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। ये स्किन को मॉइस्चराइज देने के साथ साथ फ्रेश और ग्लोइंग बनाता है। कोकोनट ऑयल एक जादुई उपाय है। कोकोनट ऑयल ड्राई स्किन के लिए एक बहुत ही फायदेमंद मॉइस्चराइजर भी है। आइए घर में ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल बनाने का तरीका जान लेते हैं। एक नारियल को कद्दूकस करके एक बर्तन में डाल दें। इस बर्तन को हल्की आंच पर रखकर एयर टाइट कर दें। लगभग आधे घंटे बाद ढक्कन खोलने पर आपको ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल मिलेगा। इस ऑयल को आप पूरे चेहरे और पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं। आप किचन के सामान से एक नेचुरल फेस मास्क बना सकते हैं। सबसे पहले आप चंदन, एलोवेरा, चिरौंजी, चिया सीड्स, गुलाब जल और शहद को लें और इन सबको अच्छे से पीस कर एक पेस्ट बनाएं। पहले अपने चेहरे को क्लेंस करें, फिर इस मास्क को लगाएं। 15 से 20 मिनट बाद आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। इस रूटीन को लगातार 1 महीने तक फॉलो करें। आपके चेहरे की चमक भी बढ़ जाएगी और सारे काले धब्बे और पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाएंगे। पॉल्यूशन के मौसम में अपनी स्किन का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। ये घरेलू नुस्खे न सिर्फ आसान हैं बल्कि सेफ और इफेक्टिव भी है। तो नाजरीन, हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ हमारे आज के इस शुमारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है वो सभी जानकारियाँ आपके ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।